वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 32 लेक्चर है। सो 4 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस। अगर जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अंदर वीकनेस है तो 4 सिम्टम्स हैं उसके। पहला ये कि डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, ओवरलोड हायरार्की होगी, और उसके अलावा पुअर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगी, पुअर क्वालिटी होगी डिसीजन मेकिंग की। राइट इन्फॉर्मेशन नॉट रीचिंग राइट पीपल इन राइट फॉर्मेट, यानी जो इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन है वो सही लोगों तक नहीं पहुंचेगी, वो सही फॉर्मेट में भी नहीं पहुंचेगी। एंड लैक ऑफ इनोवेटिव रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स होगा वो इनोवेटिव नहीं होगा टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके लिए। एंड हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तनाज़ा यानी कि। सो डिपार्टमेंट्स वर्क ईच अदर नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डिपार्टमेंट एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स पूरा करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल, इसमें मिशन होता है और उससे ही पता चलता है कि व्हाट वी आर, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड वांट टू बी, और क्या बनना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिक गोल्स होते हैं और उन गोल्स को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सूरत हाल। सो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है वो एक एनवायरनमेंट में काम करती है, किसी आइसोलेशन में तो काम नहीं करती। सो एनवायरनमेंट जो है वो सराउंडिंग होता है। सो जब ये तब होती है अनसर्टेनिटी जब मैनेजर्स के पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है और इन्वायरमेंटल इवेंट के बारे में, और उन इवेंट्स के इम्पैक्ट के बारे में कि उन इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। और जब ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है तो मैनेजर के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है फ्यूचर इवेंट्स के पास बारे में, और डिफ़िकल्टी होती है उन प्रेडिक्ट करने में। सो एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? नंबर ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। इसका मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो डेट इफेक्ट्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, जो असर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पे। और एनवायरमेंटल डायनेमिज्म क्या है? द डिग्री टू विच दिस कंपोनेंट चेंज, किस हद तक ये कंपोनेंट चेंज होते हैं, इसको एनवायरमेंटल डायनेमिज्म कहते हैं। सो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एनवायरमेंट के अंदर? टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल या लीगल है, इकोनॉमिक है, और सोशियो कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट एंड स्ट्रक्चर। अब इसमें जो है वो अगर डायनेमिक है तो हाई रेट ऑफ चेंज, बहुत चेंज होगा, तो फिर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। और एनवायरनमेंट स्टेबल है तो स्टेडी कंडीशंस होंगी, प्रेडिक्टेबल चेंज होगा तो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट तो बहुत से एलिमेंट होंगे, जैसे कि स्टेक होल्डर होंगे तो डिसेंट्रलाइज होगा यहाँ पे। और सिंपल है अगर तो फिर फ्यू इन्वायरमेंटल एलिमेंट हो गए तो डिसेंट्रलाइज की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। डाइवर्स है अगर तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होगी, क्लाइंट्स होंगे, लोकेशंस होगी, तो फिर डिविजनल फॉर्म होगी अलाइंड विद डाइवर्सिटी। और हॉस्टाइल है अगर तो फिर कंपटीशन होगा, रिसोर्सेज स्केयर होंगे, और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। और इंटीग्रेटेड अगर होगा तो सिंगल प्रोडक्ट होगी, क्लाइंट होंगे, लोकेशन, तो डिविजनल फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और म्यूनिफिशेंट होगा तो जाहिर बात है प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे और प्रोडक्ट डिमांड होगी तो लेस नीड होगी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की। सो टेक्नोलॉजी, द इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन। अब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ रहा है, वेब बेस्ड दूसरी टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनसे क्या है कंपनी जो है वो लेती है नया लुक जो है अपने स्ट्रक्चर में। और ये ट्रेंड जो है वो यूज़ करता है ज़्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म, जो सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। सो पहले जो फोकस था वो था प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे, लेकिन अब जो फोकस है वो है नॉलेज जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जाहिर बात है टास्क वेरिएबिलिटी और जो प्रॉब्लम अगर एनालाइजेबिलिटी होगी तो एज मिलेगा इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को। सो वर्क डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जो है वर्क प्लेस पे आ रही है तो उससे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रही है प्रोसेसेस में। गुड इजंट गुड एनफ, जो चीज़ बेहतर है वो बेहतर एनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि आज जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है वो कल नहीं होगी, उसको कल लेटेस्ट और बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं माना जाएगा। सो कॉन्स्टेंटली जो है वो फोकस जो है वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ज़्यादा जो है वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, कॉस्ट में कमी आ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ रही है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस है।
कम कॉस्ट के साथ हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को बनाने के ऊपर फोकस है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती होती जाएंगी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं खाने की चीज़ें हैं वो भी सस्ती होती जाएंगी, फर्नीचर और इवन के घर तक सस्ते होते चले जाएंगे। एंड ये ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट आप, लेकिन जो है एक इम्पैक्ट भी आ रहा है एक तरफ टेक्नोलॉजी से, वो ये आ रहा है कि एडिशनल स्ट्रेस है एम्प्लॉयज़ के ऊपर टू कॉन्स्टेंटली एक्सेल, इनके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उनके ऊपर एक खास कॉन्स्टेंटली तौर पर वो अगर एक्सेल करें, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक स्ट्रेस भी बन रहा है एंड रिक्वायर्स कांस्टेंट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, एक लगातार चेंज होने की भी जाहिर बात है ज़रूरत पड़ रही है। सो की एलिमेंट्स ये हैं कि आइडेंटिफाई किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज को, वो काबिलियत जो बिल्कुल अलहदा हो, और असेस किया जाए कोर प्रोसेसेस को, जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनको असेस किया जाए, और रीऑर्गेनाइज प्रोसेसिंग। सो प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? अब इसमें जो री थिंकिंग की जाती है, दोबारा से सोचा जाता है द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू, जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है वैल्यू और वर्क करती है, और रीडिंग इटसेल्फ ऑफ ऑपरेशन दैट हैव बीकन इंडिकेटेड। अब उन ऑपरेशन से छुटकारा हासिल किया जाए जो बहुत पुराने हो चुके हैं। सो डाउन साइजिंग एंड राइट साइजिंग की जाती है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की जा रही है। सो इसमें जो है क्या होता है कि साइज ऑर्गेनाइजेशन का छोटा किया जाता है, सेलिंग ऑफ किया जाता है, क्लोज डाउन किया जाता है पूरे के पूरे यूनिट को, और प्रोडक्ट लाइन को कम किया जाता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सके। सो अब ये सब इसलिए किया जाता है, जाहिर बात है टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि जो काम इंसान करते थे वो काम मशीनों से लिए जा रहा है। सो प्रोबेबली विल कॉल फॉर अ चेंज इन स्ट्रक्चर, और इससे जो है जाहिर बात है कि स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा। मर्जर्स एंड एक्विजिशन भी हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मर्ज हो रही है या एक्वायर कर रही है एक फर्म दूसरी फर्म को। चैलेंजेस ये आते हैं कि इन फर्म्स के लिए कि उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है जो कंबाइन जो है वो एक मिल के काम करने के लिए यूज़ हो सके। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोएक्टिव होती हैं, रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिवली क्रिएट्स एक्वायर ट्रांसफर नॉलेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, लर्न करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। एंड ई ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेट को यूज़ करती हैं एंड प्राइवेट नेटवर्क्स को भी यूज़ करती हैं ताकि लिंक कर सकें, फैसिलिटेट एक्टिविटीज़ को और कम्युनिकेशन को। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अब इसमें क्या है, कंज्यूमर है वो कनेक्ट है इंटरनेट से, और इंटरनेट के ज़रिए वो रिटेलर या मैन्युफैक्चरर से भी कनेक्ट है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, और वो जो है जाहिर बात है इंटरनेट के थ्रू, वो कंप्यूटर के थ्रू वो शॉपिंग कर सकता है। अब पाकिस्तान में नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट नहीं होते कंज्यूमर्स, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स का यहाँ इतना नहीं है। पेमेंट वही कैश के थ्रू होती है, लेकिन जो परचेजिंग है वो ऑनलाइन हो जाती है यहाँ पे भी। सो बेसिक फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के वो हैं B2C है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजोन है, पाकिस्तान के अंदर दराज है, ये वो है। और बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स हैं जो होलसेल हैं, जैसे अलीबाबा है। सो वर्चुअल कम्युनिटी में हर काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है, जैसे बुलेटिन बोर्ड्स हैं, चैट रूम्स हैं, न्यूज़ लेटर, डिस्कशन लिस्ट, ये सब काम कंप्यूटर पे होता है। सो सिलेक्टेड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर। अब मोटिवेशन हो रही है एक तरफ तो टेक्नोलॉजी से, लेकिन साइबर लूफिंग हो रही है। इंटरनेट लोग यूज़ कर रहे हैं दूसरे कामों के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, और मतलब मुख्तलिफ दूसरे कामों के लिए भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट को। और एथिक्स, ज़ाहिर बात है जब से टेक्नोलॉजी आई है तो एक एथिक्स जो है, अखलाकियात भी एक बड़ी, मतलब ज़ाहिर बात है उसकी भी अहमियत जो है वो काफ़ी है। ज़ाहिर बात है जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल जो है ऐसी चीज़ों में ना किया जाए, किसी की प्राइवेसी जो है ज़ाहिर बात है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, दूसरों के ईमेल्स वगैरह चेक करना, इस किस्म की चीज़ें ना की जाए, या दूसरों की प्रोफाइल वगैरह को एक्सेस करना। एंड डिसीजन मेकिंग, so individual decision making models will increasingly obsolete in team based organization। अब टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी जो ये ऑर्गेनाइजेशन होगी, ना कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी वो। एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा उसकी रिलेवेंस है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन में। सो सक्सेस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस करेगी रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स जो हैं। सो कम्युनिकेशन, सो ट्रेडिशनल हायरार्किकल लेवल्स जो है उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, वर्चुअल मीटिंग्स विल अलाउ वाइडली डिस्पर्स एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट मोर फ्रीक्वेंटली। तो वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू जो है वो एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट कर सकेंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, और ओपन कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट कर सकेगी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये भी एक चीज़ होगी। और पॉलिटिक्स एंड नेटवर्किंग की अगर बात करें तो जो भी पॉलिटिकल नेटवर्क होगा बिछा हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी कंप्यूटर के ऊपर ही होगा।
सो वर्क स्पेस डिज़ाइन, अब जो साइज़ है, पहले के दौर में ऐसा होता था जितना बड़ा, जितनी जिसकी लेवल होगी उसका उतना बड़ा ऑफिस होगा, लेकिन अब जो है वो साइज़ मैटर नहीं करता कि उतना बड़ा साइज़ हो कमरे का जितना बड़ा उसका लेवल है। अरेंजमेंट पहले के दौर में ऐसा होता था कि बॉस जो है कहीं ऐसी जगह बैठा होता था कि उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता था, अब जो है बॉस मिडिल में बैठा हुआ होता है। और प्राइवेसी डिपेंड करती है व्हाट यू डू। अभी कुछ और कॉन्सेप्ट है वर्क स्पेस डिज़ाइन के जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।